Good morning students. My name is Shubham Yadav. Welcome to my YouTube channel शुभम एकेडमी। मैं आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसा मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि मैं इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम की वीडियो सीरीज़ ला रहा हूं, मैथ्स और साइंस की। तो हिंदी का फर्स्ट चैप्टर का पहला वीडियो आ चुका है। आप मुझे वो वीडियो आई बटन पर जाके देख सकते हैं या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, वहाँ से लिंक से जाके आप देख सकते हैं। तो आइए आज मैं डिस्कस करता हूँ साइंस क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में वो है केमिकल रिएक्शन। दूसरा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो रहेगा केमिकल इक्वेशन के बारे में। तीसरा जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। और आखिरी में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और इसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे क्या होती हैं और लास्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो आइए मैं सबसे पहला टॉपिक आपको डिस्कस करता हूं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो सभी कॉपी पेन निकाल लें और मेरे साथ ही नोट्स बनाते चलें। तो आइए हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन। तो कॉपी में साइड हेडिंग डाल लें केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको बता दूं कि नॉर्मल सी लैंग्वेज में हम बोलें द रिएक्शन टेक्स प्लेस। जो रिएक्शन केमिकल्स के बीच में होती है, द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन केमिकल्स। द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन केमिकल्स। केमिकल्स के बीच में होने वाली रिएक्शन क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है केमिकल रिएक्शन के बारे में? हमारी एनसीईआरटी कहती है व्हेन एवर केमिकल चेंज ऑकर, व्हेन एवर केमिकल चेंज ऑकर्स that leads to chemical reaction। ओके, हमारी एनसीईआरटी क्या बताती है? जब कभी केमिकल चेंज होता है तो क्या करता है वो? केमिकल रिएक्शन कराता है। अब केमिकल चेंज क्या मतलब है? एनसीईआरटी में बोला गया है केमिकल चेंज जब कभी होता है तो केमिकल रिएक्शन होती है। तो केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज बेटा वो होता है, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको कि हम घर में एक ग्लास लिया हमने और उसमें नमक घोल दिया, तो नमक घुल गया। ये क्या है? केमिकल चेंज है। अब वो दिखता क्यों नहीं है? केमिकल चेंज क्या होता है बेटा? माइक्रोस्कोपिक होता है। सबको ये हैशटैग डाल लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट। केमिकल चेंज कैसा होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है। दिखता क्यों नहीं? नमक घुल गया पानी में, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक चेंज है। माइक्रोस्कोपिक चेंज मतलब जो हमारी आंखों के द्वारा ना देखा जा सके। किसमें दिखेगा? अंडर द माइक्रोस्कोप। अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, वो है केमिकल चेंज। तो जब कभी केमिकल चेंज होगा तो वो क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन कराएगा। और साधारण सी लैंग्वेज में पहले मैंने बता ही चुका है कि द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन केमिकल्स इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है,
और भी डेफिनेशंस हैं, और भी हम लिख सकते हैं इसमें, और भी इसको रफ कर देता हूँ मैं, लिख लें, और भी बता देता हूँ मैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये तो एनसीईआरटी का हो गया, और भी जो आपकी बुक्स में लिखा होगा। क्या लिखा होगा आपकी बुक्स में? आपकी बुक्स में लिखा होगा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ reactants into product is called chemical reaction, है ना। RXN मतलब में रिएक्शन है इसका मतलब, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन। ये भी लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब इसमें दो नए टर्म्स आ गए। क्या आ गया? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दो चीज़ें आ गई। हमारी बुक्स में लिखा होता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो पहले मैं एक एग्जांपल दे दूं आप लोगों को कि सपोज ये नमक है NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक और पानी, ठीक है। फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। NaCl H2O पानी क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि अब मैं बताता हूँ कि क्या होगा। ये केमिकल रिएक्शन है, लिख लें केमिकल रिएक्शन। नमक और पानी का जो मैं अभी बात कर रहा था, तो उसमें क्या बनेगा? ये नमक है, सॉल्ट है ना, कॉमन सॉल्ट। ये क्या है? वाटर। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। जो अभी मैं एग्जांपल दे रहा था कि नमक और पानी का घोल होगा तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। अब मैं बात कर रहा था कि दो नए टर्म्स आ गए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। तो इनका क्या मतलब है? हमारी बुक्स में तो लिखा रहता है, याद कर लेते हैं, परंतु इनका मतलब पता होना चाहिए, सभी लिख लेंगे। तो साइड हेडिंग डाल लें बेटा, रिएक्टेंट, तभी तो हमको समझ में आएगा केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट जब पता होगा, प्रोडक्ट पता होगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टिंग स्पीसीज, जो रिएक्ट कर रही है, ठीक है। रिएक्टेंट कौन होता है? साधारण सी लैंग्वेज है, रिएक्टिंग स्पीसीज, जो रिएक्ट कर रही हैं, ठीक। रिएक्टिंग स्पीसीज जैसे एग्जांपल दूं मैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसको कार्बन सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, ठीक है। कार्बन सॉलिड मतलब कोयला जलेगा, तो ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट कौन कर रहा है? कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है। कोयला ऑक्सीजन है तो जल रहा है, तो दोनों में रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है? रिएक्ट कौन कर रहा है? ये दोनों कर रहे हैं, तो ये दोनों कहलाएंगे रिएक्टेंट। क्या कहलाएंगे बेटा? रिएक्टेंट कहलाएंगे। अब इस रिएक्टेंट के बाद रिएक्ट हुआ तो रिजल्ट क्या मिला? भाई कोयला ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला, तो रिजल्ट हमको क्या मिला? रिजल्ट मिला कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मिला रिजल्ट। तो ये जो रिजल्ट है ये कहलाता है प्रोडक्ट। क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। तो रिजल्ट क्या है? CO2। तो रिजल्टिंग स्पीसीज क्या कहला जाएगा इन द रिएक्शन? प्रोडक्ट की साइड हेडिंग डाल दो, प्रोडक्ट में लिखेंगे द रिजल्ट ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। रिएक्टिंग स्पीसीज का जो रिजल्ट है वही क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट है। द रिजल्ट ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब जो हमने जो रिएक्ट कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट हमको मिला वो प्रोडक्ट है। और भी तरीके से समझ सकते हैं कि ये मान लो एक केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में बाईं ओर LHS, लेफ्ट हैंड साइड जो
पार्टिकल्स हैं, जो सब्सटेंस लिखे हुए हैं, वो कहलाते हैं रिएक्टेंट। जैसा कि रिएक्टेंट मैंने बताया कि ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो कहाँ है वो? रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, तो वो क्या है? रिएक्टेंट है। और रिएक्शन में राइट हैंड साइड की तरफ जो लिखा हुआ है CO2, वो क्या है? प्रोडक्ट है। इस तरीके से भी अपन याद कर सकते हैं। तो रिएक्शन समझ में आ गया सभी को, जो आपकी बुकों में लिखा हुआ है डेफिनेशन वो भी समझ में आ गया कि कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और भी समझ में आ गया, द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन केमिकल इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। NCERT का भी समझ में आ गया कि जब कभी केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं और भी उसकी बात करता हूं NCERT का डिटेल में, ये सभी लिख लें सब। NCERT कहती है कि जब कभी केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी। हम घरों में भी देखते हैं केमिकल चेंज। देखो क्या देखते हैं घरों में, हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन देखते हैं, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, देखो सपोज ये Fe, ठीक है, Fe मतलब आयरन, याद कर लो, सिंबल है Fe आयरन, ठीक है। और H2O पानी, पानी डाला हमने लोहे में, वाटर है ना, तो क्या हो गया? आयरन हाइड्रोक्साइड बना दिया उसने। क्या बना दिया भाई साहब? रस्ट बना दिया। क्या बना दिया? रस्ट, ठीक है ना। तो ये घरों में भी देखते हैं, ये है केमिकल चेंज। तो क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है, लोहे में परिवर्तन हो रहा है, जंग लग रही है, और दूध दही बन रहा है। क्या हो रही है? केमिकल चेंज हो रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो अब ये वाला टॉपिक सभी को समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल्स वगैरह लिख लें। और नेक्स्ट टॉपिक पर अब चलते हैं हम। साइड हेडिंग लगा लें, साइड हेडिंग लगा लें केमिकल इक्वेशन। साइड हेडिंग लगा लें केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन पढ़ने से पहले थोड़ी सा फील दिला दूं, इक्वेशन है क्या, केमिकल इक्वेशन है क्या। ठीक है, तो जैसे अपन मैथ्स में पढ़ते थे इक्वेशंस, लास्ट ईयर अपन ने पढ़ा था इक्वेशन। जैसे इक्वेशन लिखी हो x + 2 = 3, तो x + 2 = 3 में देखो दो साइड होती हैं, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड, है ना। और दोनों के बीच में इक्वलिटी का साइन होता है। किसका साइन होता है? इक्वलिटी का साइन होता है। मतलब दो साइड्स होती हैं इक्वेशंस में, एक तो होती है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी होती है राइट हैंड साइड, और दोनों के बीच में इक्वल का साइन होता है, वो कहलाती है इक्वेशन। ठीक, केमिकल इक्वेशन भी वैसे ही इक्वेशन है, देखो, परंतु इसमें थोड़ा सा क्या रहेगा, केमिकल्स का इक्वेशन रहेगा। मैं आपको बताता हूँ पहले इक्वेशन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ मैं। जैसे मैं इक्वेशन लिखूँ सोडियम Na + H2SO4, सोडियम है ये, सोडियम और H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है भाई साहब? सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। रिएक्ट करके आपस में क्या बनाएंगे ये? सोडियम सल्फेट Na2SO4 + हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसमें क्या है? ये केमिकल इक्वेशन है। ये देखो, जैसे मैथ्स का मैंने बताया था LHS, इसमें भी LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये है राइट हैंड साइड, है ना। ये राइट हैंड साइड है, और इनमें भाई साहब इक्वलिटी का साइन नहीं होता। ये इक्वेशन क्या होता है? ये एरो रिएक्शन की डायरेक्शन को शो करता है। ये क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की क्या करता है? डायरेक्शन को शो करता है कि किस तरफ रिएक्शन हो रही है। तो देखो रिएक्शन किस तरफ हो रही है, सोडियम + H2SO4, सोडियम में सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो सोडियम सल्फेट बना, सोडियम सल्फेट, इसका नाम लिख लो, सोडियम सल्फेट, और ये है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं।
दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, थोड़ी सा समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस H2SO4 है ना। H2SO4 के साथ होगी तो क्या होगा, किसी भी एसिड के साथ, याद रखो जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, उस एसिड का सॉल्ट बनाता है। जैसे इसका क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी हमेशा ही। याद रखो कि जब क्या होगा, कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उस एसिड का वो सॉल्ट बनाता है मैग्नीशियम सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इसका नाम लिख लो, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो देखो इसमें भी LHS है और इसमें भी RHS है, ठीक है। और बीच में डायरेक्शन से हो रही है, रिएक्शन किस तरफ हो रही है। तो रिएक्शन क्या हो रही है, मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके मैग्नीशियम सल्फेट बना रहा है, मतलब डायरेक्शन इस तरफ हो रही है। ये दोनों रिएक्ट करेंगे तब उस तरफ का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इक्वेशन लिखना समझ में आ गया किस प्रकार से लिखना है। अब इसका हम लिखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिखने के लिए तैयार हो जाएं। इसका डेफिनेशन लिखे, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल्स in the form of equation, in the form of equation is called chemical equation, chemical equation, ठीक है। अब इसमें हम बता दें क्या क्या था, वेयर LHS, तुम लोग लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड, LHS denotes the या shows the reactant position, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, एंड RHS shows the product position, and arrow sign shows the direction of reaction। एरो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन शो कर रहा है। लिख लें इसको, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। केमिकल्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे सिंबल था सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, और प्रोडक्ट में जाकर क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट। तो द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन के फॉर्म में इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। और क्या, वेयर LHS, लेफ्ट हैंड साइड में क्या शो कर रहे थे, रिएक्टेंट था। पहले रिएक्टेंट बता दिया था मैंने कि लेफ्ट हैंड साइड में था, मैंने बताया था कि रिएक्टेंट की क्या पहचान होती है कि वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। शोज द रिएक्टेंट पोजीशन, एंड राइट हैंड साइड शोज द प्रोडक्ट पोजीशन, प्रोडक्ट होता है हमेशा राइट हैंड साइड में। एंड एरो साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस तरफ हो रही है उसकी डायरेक्शन बताता है। अब और भी लिख लो, एग्जांपल लिख लो, जैसे कार्बन हो गया, सॉलिड फॉर्म में बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना। सॉलिड कार्बन मतलब कोयला, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा हमेशा। हीट का साइन ऐसे ट्राइंगल फॉर्म में लिख लेना, ऐसे ही रहता है हीट का साइन, बर्न हो रहा है तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इसमें राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। और भी ले लो तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये है क्विकलाइम, क्विकलाइम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में क्विकलाइम कहते हैं। क्विकलाइम ये वाटर है ना, और ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम, इसको क्या कहते हैं? स्लैग्ड लाइम कहते हैं। ठीक है, और इक्वेशंस लिख लो, और लिख देता हूँ मैं, ये रफ कर देता हूँ, लिख लो इक्वेशंस लिखो। सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड है ना। H2 प्लस O2 क्या बनाएगा? वाटर, H2O। लिख लिया सभी ने? सभी को समझ में आ गया केमिकल इक्वेशन, केमिकल की इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन नॉर्मल सी लैंग्वेज में। अब बेटा इस इक्वेशन में एक खास बात यह है कि कई सारी इक्वेशन जो मैंने लिखी थी वो बैलेंस नहीं है, तो हमारा अगला टॉपिक जो आने वाला है वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और नेसेसिटी ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो साइड हेडिंग डाल लें, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड का मतलब क्या है? बैलेंस रहे, दो थे ना पक्ष, LHS साइड थी और RHS साइड थी, दोनों क्या होने चाहिए? मैथ्स के हिसाब से बराबर होने चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। तो इनकी जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं या प्रोडक्ट की जो स्पीसीज हैं वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मैं समझाता हूँ कैसे, एक एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ। सपोज मैं ले लूँ H2 प्लस O2, इधर जाके क्या बन रहा है? H2O। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन है ना, और यहाँ पर कितना है? 1 है क्या बराबर? नहीं, बराबर नहीं है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। केमिकल इक्वेशन तो है लेकिन वो बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो जो इक्वेशन अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे उसका प्रोसेस मैं अलग तरीके से बताऊंगा। पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की नेसेसिटी बता दूं कि क्यों ज़रूरी होता है, बाद में हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसको बैलेंस किया जाता है, वो भी आएगा टॉपिक। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि ये ज़रूरी क्यों है, बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। सपोज जैसे यहाँ पर सल्फ़र है, सॉरी यहाँ पर मैं ले लूँ एक एग्जांपल ले लेता हूँ, Na प्लस H2SO4, इधर जाके Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो ये यहाँ पे देखना, यहाँ पे सोडियम कितना है? 1 है, वहाँ पे सोडियम कितना हो गया? 2 हो गया। इक्वेशन तो है लेकिन बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है ना, बराबर नहीं है। तो ये बराबर करना क्यों ज़रूरी है पहले मैं वो बता दूँ, और फिर ये बराबर कैसे करते हैं वो बाद में बताएंगे। ठीक है, तो क्यों ज़रूरी है तो लिखना पड़ेगा नेसेसिटी ऑफ, क्यों ज़रूरी है? नेसेसिटी ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो साइड हेडिंग डाल दो, नेसेसिटी ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इसकी नेसेसिटी क्यों ज़रूरी है, तो इसमें पहले मैं बता दूं नेसेसिटी क्यों ज़रूरी है। अभी हमने इक्वेशन लिखी थी, देखो हमने लास्ट ईयर एक टॉपिक पढ़ा था बेटा, लास्ट ईयर 9th साइंस में पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर एंटोनी लेवाजिए ने दिया है इसको। किसने दिया है? एंटोनी लेवाजिए। ठीक है, इन्होंने दिया था, क्या दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है कि कोई भी रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीसीज का मतलब रिएक्टेंट का, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीसीज का मास, रिएक्टेंट का मास हैज़ टू बी इक्वल, बिल्कुल इक्वल होना ही चाहिए, हैज़ टू बी इक्वल प्रोडक्ट मास, मतलब प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास के बराबर होना चाहिए। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है। मतलब यदि ये रिएक्शन हुई है रिएक्टेंट्स के बीच में तो उसका मास डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो उतना का उतना ही रहेगा। कहाँ क्या नया आइटम नया बन जाएगा? देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, पहले नमक था, केवल NaCl था, पानी के साथ क्रिया हुई उसकी, मतलब रिएक्शन हुई,
ठीक है, पानी के साथ रिएक्शन हुई, अब वो क्या बन गया, नमक पानी का घोल, प्रोडक्ट बदल गया, नया रिजल्ट नया आया, लेकिन बेटा इसका मास नहीं चेंज होगा। अब नमक पानी का घोल का जो मास है वो सेम रहेगा रिएक्टेंट की। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। यदि बैलेंस नहीं है तो अपन को ये लॉ फॉलो करना पड़ेगा। यही नेसेसिटी है कि इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, मतलब रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। ये कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ कहता है और हमको करना ही पड़ेगा। वो कह रहा है इट हैज़ टू बी इक्वल, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूँ कैसे बराबर हैं ये। इसको रफ कर देता हूँ मैं। देखो जैसे एग्जांपल ले लूँ NaCl प्लस H2O, सॉल्ट वाटर, इस तरफ जाके NaOH प्लस HCl, ठीक है। सोडियम का मास कितना होता है, एटॉमिक वेट 23, कितना होता है 23 होता है, सब लिख लें, फिर बताएंगे कैसे मास भी निकालना, शॉर्ट ट्रिक्स में बताएंगे, अभी लिख लें। क्लोरीन 35.5, क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5। इन दोनों को हम प्लस करते हैं, देखो प्लस करते हैं तो 35.5 प्लस 23.0 है ना, तो कितना हो गया 5, ये 5 3 8 2 3, मतलब इसका मास कितना हो गया 58.5। अब इसका निकालेंगे तो हाइड्रोजन 2 है, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए तो कितना हो गया 2 हो गया। वो बताएंगे मास कैसे निकालते हैं, अभी हमको समझना इम्पोर्टेंट है। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया मास, और ऑक्सीजन का मास होता है बेटा 16, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 18 और 58.5, मतलब 58.5 और 18। तो रिएक्टेंट का टोटल मास कितना हो गया, इन दोनों का मास ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया 58.5 18.0, मतलब क्या आ गया 5 प्लस करने पर 8 8 16, कैरी आई 5 2 7, 76.5। मतलब रिएक्टेंट का मास कितना है, रिएक्टेंट का मास है 76.5। ऐसे ही हम यहाँ आप देखेंगे प्रोडक्ट का मास, तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, अभी इस तरफ लिखा मैंने 16, और हाइड्रोजन का कितना 1, तो कितना हो गया 40 है ना, 23 17 40, 23 17 40, ये हो गया इसका। अब इसका मास कितना हो गया, इसका होगा 1 प्लस Cl का 35.5, तो कितना हो गया 36.5, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट का मास आ जाएगा, तो कितना आ गया, ऐड कर लेते हैं 36.5 40.0, तो 0.56476 76.5। प्रोडक्ट का मास कितना आ गया 76.5, प्रोडक्ट का मास आ गया 76.5। यहाँ देखो रिएक्टेंट का मास 76.5, प्रोडक्ट का मास 76.5, मतलब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है, मतलब वो इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, ठीक है ना। इस प्रकार से बैलेंस करते हैं, यदि बैलेंस नहीं है तो, और यही नेसेसिटी है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की, यही ज़रूरत है, ये करना ही पड़ेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, इट हैज़ टू बी इक्वल, और एक्चुअल में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब पहले नमक पानी अलग अलग था, अब नमक पानी क्या हो गया, उसका फॉर्म बदल गया है, लेकिन मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ठीक है। लिख लो, ये लिख लो सभी। तो अब ये सबको समझ में आ गया। जैसे एक एग्जांपल ले लूँ मैं और, H2O2, ठीक है, इस तरफ जाके H2O, यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये तो बराबर है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 है, पर लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो अब हम इसको करेंगे बैलेंस। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, अच्छी बात है, इसकी प्रोसेस बताऊँगा मैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 लगा दूँ मैं,
तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया। अब तो हाइड्रोजन बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे। देखो 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, बराबर हो गई, बैलेंस हो गई इक्वेशन। ये बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कि किस प्रकार से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। वो एक प्रोसेस है, उसको हम बताएंगे कैसे बैलेंस करते हैं। तो अब मास बराबर करना था, इक्वेशन में क्या था, मास सबका बराबर होना चाहिए, लेकिन मास नंबर्स पे भी तो डिपेंड कर सकता है कि कितने नंबर हैं। तो हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का नंबर देख लेते हैं, कितना ज़्यादा है वो, उसको बराबर कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है ना। यदि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो वहाँ भी 2 कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, मास बराबर ही हो जाएगा एक नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज से, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, कॉपी कर लें। और यदि और भी कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक जितना भी आज मैंने पढ़ाया, इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। यदि आज का वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा हो आपको तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, मेरे चैनल को लाइक करिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए यदि मुझे कोई सजेशन देना है। और थैंक यू वेरी मच।